हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जिनमें वेरिएशन है, विविधता से भरे हुए प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी तथा अन्य पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी मेरिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कैंसर्स आर ए पार्ट ऑफ एवरी कल्चर एंड हैव बीन अराउंड एज लॉन्ग एज पीपल। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज। तो कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है और जब से आदमी है तब से वह मौजूद है, और कैंसर के अध्ययन को हम कहते हैं। तो कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मेन जो क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फर्टिलाइजिंग इज। तो फर्टिलाइजिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या? देखिए, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़े होंगे, खासकर फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ दो वर्ड आते हैं, एक फर्टिलाइजन, एक एंटी फर्टिलाइजन। अगर आपका देखिएगा, हमारे पुराने वीडियोस में पढ़े हुए हैं एम्ब्रियोलॉजी के, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजन क्या होते हैं? तो एक प्रकार के रसायन होते हैं जो इनको आपस में आकर्षित करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को, यानी स्पर्म और ओवा को आकर्षित करते हैं। तो स्पर्म में जो पाया जाता है वो पाया जाता है फर्टिलाइजिन, जो स्पर्म में पाया जाता है वो एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है, और फर्टिलाइजिन जो देखने को मिलता है वो ओवम में देखने को मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं। एक ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवम। एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। पोलियो प्रतिरक्षा टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जो पोलियो का टीका पड़ता है ना, 2 बूंद जिंदगी के, आप देखिए अमिताभ बच्चन आते रहते थे, अभी तो अब आना धीरे धीरे कम हो गया। तो पोलियो प्रतिरक्षा टीका डॉक्टर साल्क द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी, डॉक्टर साल्क के द्वारा ये टीका पोलियो का विकसित किया गया। नहीं, पहले क्या था, जैसे ही बेबी जन्म लिया, 1-2 दिन फीवर आया और उसको क्या हो जाता था? लकवा मार जाता था या पोलियो हो जाता था। और जब से उन्मूलन हुआ, और इस उन्मूलन के बाद कई चरणों में इसको पिलाया गया छोटे से बड़े बच्चों को, तो उसके बाद देख रहे हैं कि इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन aqueous solution the acridine molecules bind a DNA by inserting themselves between adjacent base pairs. The process is called जली विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्मों के बीच अंतर्वेशन करके बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्रिडीन की बात कर रही है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सा? अंतर्निवेशन कहलाती है, इंटरकैलेशन कहलाती है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। जली विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्मकों के बीच अंतर्वेशन कर से बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया अंतर्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें दिया है डिस्कवरी और सेकेंड में दिया है साइंटिस्ट। द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं पराक्रमण की घटना जो ट्रांसडक्शन था। तो जो डक्शन था जिंडर और लीडर वर्क। तो पहले तो देख लेते हैं डी में, यहीं से एक को देख के देखते हैं। पहले डी में सेकेंड कहाँ है भाई? ऑप्शन इसका सी नंबर सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। और जो कृत्रिम संश्लेषण जीन है वो संबंधित है हमारे खुराना साहब से। तो बी में जो होगा, बी में फोर्थ है। तो ऑप्शन सी ही सही है। देख लेते हैं भाई, ये दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही है, ये सी दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ देख रहे हैं वही जो भी हमने बताया था, ट्रांसडक्शन जेंडर और लेडर वर्ग से संबंधित है। और आंशिकी कूट भंजन नीरेन वर्ग और मैथाई कृत्रिम जीन संश्लेषण खुराना
और परख नली आरएनए का परख नली में, तो ये पार्ड्यू मॉर्गाल संस्करण दिया हुआ है। ये तो संस्करण ऐसे कैसे, फिर से देखते हैं भाई इन्होंने क्या दे रखा है। डीएनए 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 एवं का परख नली संकरण है, वो संस्करण दिया हुआ गलत दिया हुआ था। तो उसका सही आंसर कौन था? ये था पार्ड्यू और गाल। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। तो आप ऐसे देख लीजिएगा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक और हिंदी की टाइपिंग मिस्टेक बहुत जल्दी होती है, क्योंकि टाइपिंग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सेकेंड है। अननोन व्यक्ति भी कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग कर सकता है अक्षर देख के, मगर इंग्लिश की हिंदी की टाइपिंग हमें खुद नहीं आती है। तो ये तो एक तो बड़ी भारी दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग with the study of old age and aging is known as, वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं, तो आप सब जानते हैं जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी आप सब जानते हैं, एम्ब्रियोलॉजी जानते हैं, पैथोलॉजी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोप्टोप्सिस, जो एपोप्टोप्सिस है, तो ये किससे संबंधित है? नेक्रोटिक डेथ ऑफ द ऑल सेल्स, प्रोग्राम डेथ ऑफ ए सेल्स, श्रिंकिंग ऑफ एपोप्लास्ट एंड एजिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ऑफ शेडिंग लीव्स। तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ ए सेल, कोशिका के कार्यक्रमबद्ध मृत्यु से। एपोप्टोप्सिस कोशिका के कार्यक्रमबद्ध मृत्यु की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग नेक ऑफ कैमल इज ड्यू टू, ऊंट की गर्दन लंबी होने का कारण है, देखिए जूलॉजी का क्वेश्चन आ गया है, होने का कारण है ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच बीच में अतिरिक्त अस्थियां प्लेटों का विकास। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या अत्यधिक होने, तो सही नहीं, ग्रीवा कोशिकाओं की अधिक लंबाई और ग्रीवा कोशिकाओं के बीच बीच में पेशी गद्दियों का विकास। तो इस विकास सही आंसर क्या है? तो सी, ऊंट की गर्दन लंबी होने का प्रमुख कारण है ग्रीवा कोशिकाओं कशेरुकाओं की अधिक लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी कॉल्ड एज फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कह सकते हैं? तो इसको हम किसको बोल सकते हैं? तो पावलोव को बोल सकते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये क्या करते थे? घंटी बजाते थे और कुत्ते को भोजन देते थे घंटी बजाकर। फिर उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को एक बार घंटी बजाया तो भोजन नहीं रखा, तो कुत्ते ने क्या किया? ऑटोमेटिक लार टपकाना शुरू कर दिया। तो ये अनुबंधन था। ये आप बीएड में खूब पढ़े होंगे, पावलोव अगर बीएड आप किए होंगे, साइकोलॉजी में ढेर सारा ये बीएड में पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य मेम्ब्रेनस लेवरेंथ इज कॉल्ड स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन बिकॉज इट इज कंसर्न विथ। तो ये क्या करता है? तो आप सब जानते हैं दोनों करता है, सुनना और संतुलन में सहायता करना। हमारी बॉडी को संतुलित करने में कौन मदद करता है? संतुलित करने का मतलब है कि हम सीधे खड़े होकर चल पाएँ या मतलब झुकें तो गिरे नहीं। तो ये हमारे ईयर करते हैं, जो कान है वो इसका काम करते हैं। कान में एक लिक्विड भरा रहता है जो हमारे सेंसरी, उसमें सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। तो वो जैसे ही ऊपर नीचे होता है तो देखना हम गिरने वाले होते हैं, अपने आप हाथ चलाने लगते हैं। तो कान का दो काम है, सुनना और बैलेंस करना बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट आउटसाइड इंडिया, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है? तो इसमें भारतवर्ष के बाहर कौन सा है? तो इसमें है खंजन चिड़िया। खंजन चिड़िया भारत से बाहर घोंसला बनाती है। भारत का प्रसिद्ध पक्षी है जो जाड़ों में ऑस्ट्रेलिया से आकर सारे देश में फैल जाता है और गर्मी आरंभ होते ही यह शीत प्रदेशों में वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ मैमल्स इज, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो
स्टेपीज होती है, देख लेते हैं, ये 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं तथा सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहते हैं। मनुष्यों द्वारा निर्मित अंतःकंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। देखिए यहाँ कहीं कहीं 300 दिया है, कहीं कहीं और दूसरी भी संख्या दी हुई है। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज फिल्टर फीडर यड, कौन चलनी आहारक पक्षी है? तो चलनी आहारक पक्षी कौन सा है? तो वो है बदक। बदक चलनी आहारक फिल्टर फीडर बर्ड है। यह केवल सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेम द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी है? तो वो कौन सी है? इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन, देखिए कैंसर जो होता है, एक तो कभी कभी सेल में जेनेटिकल डिस्टर्बेंस के कारण होता है, कभी कभी क्या होता है कैंसरोजेनिक वायरस के कारण भी होता है, तब वहाँ इंटरफेरॉन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ल्यूमिनेसेंस, कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हम आपको बता दें एसिडिया, कियोना, हार्डमानिया, पाइरोसोमा। तो इसका ऑप्शन सही है पाइरोसोमा। विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले सजीव जीव की अपक्रिया को ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। पाइरोसोम जल की सतह पर तैरने वाला ट्यूनिकेट्स है, यानी हार्डमानिया का ही भाई है। ट्यूनिकेट्स होते हैं, ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, हल्के नीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व इन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व या मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी शुरुआत 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, निम्न में कौन सा एक स्वतः प्रतिरोधी बीमारी है? तो हम आपको बता दें, इसमें से स्वतः जो बीमारी प्रतिरोधी है SCID है। क्या है? SCID एक स्वतः प्रतिरोधी बीमारी, इसके विस्तार रूप सर्व कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी कहते हैं। यह एक अनुवांशिक विकार है जो कार्यशील T कोशिकाओं व B कोशिका का प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एपीमार्फोसिस का तात्पर्य है। तो एपीमार्फोसिस का तात्पर्य क्या है? तो इसका है किसी खोए हुए भाग को पुनः बन जाना, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, किसी खोए हुए भाग का पुनः निर्माण होना या बन जाना एपीमार्फोसिस कहलाता है। इससे प्रौढ़ कोशिका विभाजित होकर भ्रूणी स्टेम कोशिका के जैसे सामूहिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे नई संरचना का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has maximum capacity to carry a foreign gene as a vector? निम्न में से एक वाहक के रूप में बाह्य जीन को वाहित करने का क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो सबसे क्षमता ज़्यादा किसमें होगा? YAC। ये एक प्रकार का वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ये सब मॉडिफाइड वेक्टर्स हैं। YAC एक वाहक वेक्टर के रूप में बाह्य जीन फॉरेन जीन को KBP के अर्थों में वाहित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आप हमें आंसर जो है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। ये 4 आंसर हैं, एंटमोलॉजी, एथनोबायोलॉजी, इथोलॉजी, इकोलॉजी। तो बताइएगा कि इनमें से क्या बोलते हैं या इसमें कौन सा आंसर सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो TGT PGT के सब्जेक्टिव जो छात्र हैं या हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, वो बहुत कम हैं। तो जैसा कि हम आशा करते हैं उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाता, फिर भी हम आपके लिए लगे हुए हैं। इसी के साथ नमस्कार।